मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके बुटीक चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सभी सबों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों और आप सबों के कमेंट के लिए जो आपने कमेंट किया था सर मॉडल पेपर साइंस का बता दीजिए, जिसने जिस तरह से आपने मैथ का समझाया उसी तरीके से आज हम आप लोगों को प्यारे मित्रों साइंस का मॉडल पेपर का बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सारे प्यारे भाई तक एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और सारे प्यारे भाई जुड़ जाइए एक बार, क्योंकि इसमें हम लोग मैथ्स यानी साइंस के मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से शानदार तरीके से सारे कंसेप्टों को हम आपको समझाते हुए सिखाते हुए चलेंगे प्यारे दोस्तों, और बताते हुए चलेंगे। और आशा करता हूँ जो सारे कंसेप्ट आप सभी सीखेंगे अच्छे तरीके से। देखिए, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये साइंस का मॉडल सेट है। इससे पहले हम आप लोगों को मैथ का बता चुके हैं। मैम भी आप लोगों का मैथली का बता दी है ना, हिंदी का बता दी है और एसएसटी का बताने वाली है। तो सारे वीडियो को देख लीजिए और देखिए, और इससे देखकर ये सीखने समझने का प्रयास कीजिए जो इसी तरह के क्वेश्चन पेपर आप लोगों के एग्जाम में आएंगे, क्योंकि ये जो मॉडल सेट है ना दोस्तों, ये ऑफिशियली बिहार बोर्ड के द्वारा ही जारी किया गया है। तो जिस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिले, हूबहू इस तरह के प्रश्न आपको आपके एग्जाम में भी मिलेंगे दोस्तों। और जो आप लोग अपने गुरुजी को फॉलो करते होंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों ये सारे प्रश्न आप देखकर समझ जाएंगे जो आपके गुरुजी का ही है। जो भी प्यारे दोस्तों देखे होंगे हमारे मैथ्स का सेशन और मॉडल पेपर जो मैंने आपको सॉल्व करवाया वहां पे देखे होंगे, तो उसे विश्वास मानिए वो 50 के 85 प्रश्न बनाने के होते हैं दोस्तों। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आप लोग सारे प्रश्नों को खुद से सॉल्व कर पाएंगे, 100 में 90 प्लस हमारे प्यारे दोस्तों कर पाएंगे। जितना हमने वीडियो आप लोगों के लिए मैथ्स के ऑब्जेक्टिव वीडियो बनाए हैं, वो अगर सारे वीडियो हमारे प्यारे दोस्त देखे होंगे, जो हमें रेगुलर फॉलो करते होंगे, हमारी सारी बातों को सुनते होंगे और जितना मैं कहता हूँ उतना यानी कि उस बात पे अमल करते होंगे, वो 100 में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो और सब्जेक्टिव को बना पाएंगे। चलते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि देखिए ये क्या है, माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2026 एनुअल वार्षिक एग्जाम जो है उसी का मॉडल क्वेश्चन पेपर है ये दोस्तों। ये साइंस का कंपलसरी है, विज्ञान अनिवार्य है, ये आप सभी जानते हैं। इसमें क्या पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 80 मार्क का पूछा जाता है। इसमें कितने मार्क का पूछा जाता है, 80 मार्क का पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें 20 मार्क का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। 20 मार्क का क्या होता है प्यारे दोस्तों, प्रैक्टिकल होता है। और अगर हम बात करें इसमें प्यारे दोस्तों, जो कि आपके स्कूल द्वारा ही दिया जाता है। और ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन अगर हम बात करें इसमें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों, इसमें 80 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है 80 ना, 80 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो सारे प्यारे भाई तक इसमें पहले लाजवाब तरीके से जुड़ जाइए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम सारे प्यारे दोस्तों को बहुत ही शानदार तरीके से सिखाते हुए, हाँ हाँ, सिखाते हुए समझाते हुए चलेंगे। चलते हैं तो अब हम लोग प्यारे दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाइए एक बार। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की दुनिया में चलते हैं और आपको सारे क्वेश्चनों को बहुत ही शानदार तरीके से सिखाते हुए बताते हुए चलते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और यहाँ से आप लोगों का ऑप्शन ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हुआ। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है ना अच्छे से। चलते हैं फिर, हाँ। चलिए, अब कहा गया है 1 नंबर में समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। मेरे प्यारे मित्रों, अगर हम बात करेंगे ना, तो आप सभी को बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो नहीं भी बताते हैं, लेकिन ये हम आपको अपने बैच में बताएं, सारे बच्चे को बताएं। आप किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं जाके, या मैं ऑनलाइन भी जब आप लोगों के लिए बताऊंगा ना प्यारे दोस्तों, क्लास 10th का साइंस ऑनलाइन फ्री में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो जुड़ जाइए, और जो भी इस बार 10th में गए हैं या जाने वाले हैं या एग्जाम देंगे, तो वो भी इस चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि बहुत ही अच्छे से हम बताने वाले हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। अगर वक्रता त्रिज्या पूछा जाता तो क्या होता, वक्रता त्रिज्या वो भी अनंत होता है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होता है, अनंत होता है, यानी इन्फिनिटी होता है। और जैसे वक्रता त्रिज्या भी पूछा जाता है, ठीक है प्यारे दोस्तों, वक्रता त्रिज्या, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। आई होप प्यारे मित्र समझ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करेंगे ना, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो जब वास्तविक प्रतिबिंब का बात किया जाए तो ये दर्पण के मेरे प्यारे दोस्तों सामने बनते हैं, यानी कि दर्पण के आगे बनते हैं, ठीक है। और ये याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये दर्पण के कहाँ बनते हैं, दर्पण के आगे, दर्पण के आगे बोले या सामने बोले, ठीक है प्यारे दोस्तों, सामने। और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के पीछे बनते हैं, आभासी, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब मेरे प्यारे दोस्तों दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है, याद रखिएगा, दर्पण के पीछे बनता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है
और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है प्यारे दोस्तों, उल्टा होता है। ये सब जो लिख रहा हूँ ना, ये सारे पॉइंट है मेरे प्यारे दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपको हो सकता है तो इसमें भी टकरा सकते हैं, इसलिए इसे नोट करते चलेगा। बहुत ही लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब आपसे पूछा जाएगा तो दर्पण के पीछे बनता है, और यहाँ से ये क्या होगा, दर्पण के पीछे, सॉरी दर्पण के आगे बनते हैं, और दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे, आभासी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए कहा गया है प्यारे दोस्तों, यदि आपतन कोण 30 डिग्री, कहा गया क्वेश्चन नंबर 3 में, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण होगा 60 डिग्री हो जाएगा। बहुत सारे प्यारे बच्चे नहीं समझते होंगे, समझता ये समझाते हैं। ये मेरे प्यारे से मान लीजिए क्या है, समतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। और यहाँ से हम ये क्या खींच दिए, तो एक अभिलंब खींच दिया। अभिलंब का मतलब समझते ही होंगे, नॉर्मल है, ठीक है ना, तो ये अभिलंब है। तो जब ये इधर से कोण आएगा और ये इतना जितना डिग्री एंगल पे आता है उतना ही डिग्री एंगल पे ये परावर्तित भी होता है ना। तो ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि दिया गया ना। यहाँ से देखिए आपतन कोण 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि आने प्रकाश दर्पण पे पड़ने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और टकरा के लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो वही पूछा गया है, परावर्तित तथा एवं आपतित किरण। ये परावर्तित किरण तथा आपतित किरण के बीच के कोण कितना हो गया दोस्तों, दोनों को जोड़ दें 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिस विल बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अच्छे से सारे प्यारे दोस्तों इसका जवाब दीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। कहा गया एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी, उतना ही होगी। अगर वो सी की चाल से आती तो सी की चाल से ही आपको परावर्तित भी होगी। अगर हम समतल दर्पण का बात करें, समतल दर्पण में कोई वस्तु मेरे प्यारे दोस्तों अगर v की रफ्तार से आ रहा है तो वो समतल दर्पण में प्रतीत होगा 2v की स्पीड से आता होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दोगुना स्पीड से प्रतीत होता है। देखिए गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह पाटी के अनुसार, गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों मूल बिंदु जो लिया जाता है ना, वो ध्रुव पर लिया जाता है। मूल बिंदु कहाँ पर लिया जाता है, ध्रुव पर लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर का सॉल्यूशन सारे प्यारे दोस्तों कर लिए होंगे। यहाँ से जब क्वेश्चन नंबर 6, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी गति क्या हो जाती है। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाती है दोस्तों तो उसकी चाल क्या हो जाती है, गति यानी चाल बढ़ जाती है। याद रखिएगा, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाती है तो क्या हो जाता है, उसका चाल बढ़ जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। याद रखिएगा सारे प्यारे दोस्तों, बहुत ही लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन आप लोगों के लिए है दोस्तों। इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो इसे समझना सीखना आपके लिए आवश्यक होता है। देखिए अपवर्तन के कारण कौन सी राशि नहीं बदलती है, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अपवर्तन के कारण कौन सी राशि नहीं बदलती है मेरे प्यारे दोस्तों, अपवर्तन के कारण तरंग दैर्घ्य नहीं बदलती है। कौन सी राशि, सॉरी बदलती है, बदलना का ना, तो नहीं बदलना, तो ये आवृत्ति नहीं बदलती है, तरंग नहीं बदलता है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर बदलने का बात कहा जाए प्यारे दोस्तों, जो कौन सी राशि नहीं सॉरी बदलती है, तो तरंग दैर्घ्य क्या हो जाता है, तो अपवर्तन के कारण बदल जाता है। 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति है तो P बराबर प्यारे दोस्तों क्या होता है, 1/f होता है। लेकिन 1/f क्या हो, जब मीटर में रहेगा तब होगा, लेकिन जब सेंटीमीटर में दिया रहो तो P बराबर क्या हो जाएगा, 100/f हो जाएगा जब ये सेंटीमीटर में हो, ठीक है। तो यहाँ से 100/f होगा तो सेंटीमीटर में तो 100/f, f का मतलब 50, तो 50 दूनी क्या होगा, 100, तो यानी कि 2 डायोप्टर हो जाएगा यहाँ से इसका। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे प्यारे दोस्त हमारे समझ रहे होंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, इसे सीखने और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए तेलीय कागज होता है, तेलीय कागज क्या होता है दोस्तों, पारदर्शक होता है, अपारदर्शक होता है, पारभाषक होता है। पारभाषक होता है, अगर पारभाषक का मतलब करें तो इसमें धुंधला धुंधला आपको दिखेगा दोस्तों। पारदर्शी क्या, दर्शक क्या हुआ, जिसमें पूरे आर पार हो जाए। अपारदर्शक क्या होता है, जिसमें पूरे पूरी नहीं हो। और अपार यानी कि पारभाषक क्या होता है, जिसमें आधा जा सके और यानी कि कुछ हद तक ही प्रकाश उसके आर पार हो सके मेरे प्यारे दोस्तों, उसे ही हम लोग पारभाषक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से कहा गया प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, किसमें प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है दोस्तों, अगर जल में बात करें तो जल में 2.25 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। कांच में बात करेंगे तो 2 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। ये थोड़ा सा इससे कुछ हल्का सा अधिक होता है प्यारे दोस्तों, लेकिन वायु में इतना होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, निर्वात में प्रकाश के थोड़ा सा ही।
तो यहाँ से देखिए सबसे ज्यादा किसमें, कांच में ना, तो कांच ही इसका ऑप्शन है। सबसे कम पूछा न्यूनतम यानी कम, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे तरीके से समझिएगा। तो ही आपको क्योंकि इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे, तो पूछे जाने की संभावना है, तो इसे सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, दृष्टिपटल या रेटिना पर? मेरे प्यारे दोस्तों, मानव नेत्र में बनता है। और कैमरा में पूछा जाए, जो कैमरा में कहाँ पे बनता है ये भी पूछा जाता है, तो कैमरा में फिल्म लगा होता है एक, इस पे बनता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बात करें कौन सा लेंस लगा रहता है, तो उत्तल लेंस लगा रहता है, उत्तल लेंस लगा रहता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। मानव नेत्र में भी उत्तल लेंस ही लगा रहता है, तो इसे याद रखिएगा, उसको जगह ही। इधर देखिए, हल्ला करना है तो क्लास से बाहर भेज देंगे तब। नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, नेत्र का जो पारदर्शी अग्रभाग हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? आइरिस हो जाएगा। पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है, जल्दी बताइए। आइरिस, लेंस, कॉर्निया। यहाँ से कॉर्निया ऑप्शन में भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप सभी प्यारे दोस्तों समझते होंगे। और आइरिस से क्या होता है? हाँ, आँख का जो रंग आप लोगों का मेरे प्यारे दोस्तों किसी का देखते होंगे, वो किस कलर का होता है? हाँ, मतलब अगर पीला भी होता है, किसी का ब्लू भी कह सकते हैं, थोड़ा बहुत भूरा भी होता है, किसी का अपने, अगर हम अपने आँख का बात करें तो काला भी होता है। तो ये आइरिस पे ही डिपेंड करता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। लेंस तो नहीं है होगा, रेटिना पे फिर प्रतिबिंब ही बनता है। तो पारदर्शी अग्रभाग क्या होता है? कॉर्निया ही होता है। और मानव नेत्र में जो दान किया जाता है, वो कॉर्निया को ही दान किया जाता है। बहुत सारे लोग के मुंह से आप लोग सुनते होंगे, जो नेत्र दान किया जाता है, तो नेत्र दान में क्या किया जाता है? कॉर्निया को ही। बायफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है दोस्तों? जरा दृष्टि दोष। बायफोकल लेंस द्वारा कौन सा लेंस सुधारा जाता है? दरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि में अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगा होता है, सॉरी, अवतल लेंस से दूर किया जाता है, दूर में उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ से देखिए, कहा गया है रॉड्स कोशिकाएं, रॉड्स कोशिका यानी क्षार कोशिका किसके लिए प्रति संवेदनशील होते हैं दोस्तों? तो ये धुंधली रोशनी के लिए होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इस कोशिका दो प्रकार, एक शंकु कोशिका और एक क्षार कोशिका। तो रॉड्स कोशिका यानी कि रॉड कोशिका मेरे प्यारे दोस्तों किसके लिए होता है? तो धुंधली रोशनी के लिए होता है। और क्षार कोशिका, शंकु कोशिका जो होता है, वो रंग के लिए उत्तरदायित्व होता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से देखिए, इस क्वेश्चन को कहा गया है ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। ब्लाइंड स्पॉट में क्या नहीं होता दोस्तों? होता है बी, रॉड्स और कॉम्स नहीं होते हैं, यही क्षर या शंकु कोशिका नहीं। चलते हैं ऑप्शन नंबर। सारे क्वेश्चनों को प्यारे दोस्तों एक बार कमेंट कर दीजिए, एक बार जो क्या सारे, अरे यार क्या हो गया भाई। हाँ, सारे क्वेश्चनों को हमारे प्यारे जितने भी भाई बहन हैं, वो सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे। कहीं से कोई दिक्कत आ रहा है तो जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। किस तरह का वीडियो चाहिए प्यारे दोस्तों, एक बार ये भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हम चाहेंगे आप लोगों के लिए उसी तरह का वीडियो लाने के लिए। देखिए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है? चुंबकीय प्रभाव पर नहीं प्यारे दोस्तों, रासायनिक प्रभाव पे नहीं प्यारे दोस्तों, ये ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे काम करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। विद्युत इस्त्री जो होता है, आप इस्त्री समझते होंगे घर में, जिससे आप लोग अपने कपड़े का आयरन करते होंगे, वो भी विद्युत धारा का किस प्रभाव पे काम करता है? ऊष्मीय प्रभाव पे। घर में जो हीटर होता है उसको उठाइए, उसमें या तापीय प्रभाव पे कार्य करता है। उठ जाओ, उठ के बैठाओ, जाओ एक गिलास पानी लाओ। जाइए जल्दी, जाइए जल्दी, जाइए उठिए, मेरे ले। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है? तो उसमें यह तापीय प्रभाव पे, ठीक है। चुंबकीय प्रभाव पे आगे बता देंगे। देखिए, किस उपकरण में धन और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है दोस्तों? ये एमीटर में भी होता है, वोल्टमीटर में, तो विद्युत सेल में भी होता है, लेकिन कुंडली में नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जवाब दीजिए जल्दी से। कहा गया 18 नंबर में, जो निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं, तो बराबर होता है? तो जूल पर सेकेंड मेरे प्यारे दोस्तों, एक वाट बराबर होता है एक जूल बटे सेकेंड, जूल बटे सेकेंड। ये फॉर्मूला याद रखिएगा।
विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है तांबा की, टंगस्टन की, जस्ता की, नाइक्रोम की। दोस्तों नाइक्रोम की बनी होती है। बोलिए। इधर देखिए पहले, 19 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नहीं, यहाँ से देखिए क्वेश्चन कितना आसान है प्यारे दोस्तों। हम 20 नंबर में, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा, नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, सब्जेक्टिव कुछ ही लिखे हुए हैं। रुक जाओ ना 5 मिनट। देखो, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? ऊर्जा कहते हैं। यहीं पे थोड़ा सा अगर प्रश्न को घुमा दे, जो कार्य करने की समय दर को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर शक्ति हो जाता। तो ये याद रखिएगा प्यारे मित्रों, कार्य करने की समय दर को क्या हो जाएगा? शक्ति हो जाता है। बल का ये न्यूटन आप सभी जानते होंगे, ऐसा ही मात्रक आशा करता हूँ, और याद भी रखे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, तो 21 नंबर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो ऑस्टेड ने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था प्यारे दोस्तों? तो ये फेराडे ने दिया था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गुरुजी से साइंस पढ़िए प्यारे दोस्तों। जब तक गुरुजी से साइंस नहीं पढ़िएगा, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलने वाला है साइंस में। क्योंकि साइंस मेरे प्यारे दोस्तों आपको अच्छे तरीके से आपके दिमाग में एक गुरुजी है। क्योंकि हम भी उतने बचपन में मेरे प्यारे दोस्तों उतने ही संकष्ट से जूझे हैं साइंस से, जितना संकष्ट से आप लोग जूझ रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है हम भी आप लोगों के ही जैसे हैं। ऐसा नहीं है जो आज हम 5 साल से या 4 साल से पढ़ा रहे हैं तो हम बड़े टीचर हो गए या कुछ भी इधर प्रकार के, नहीं। आप जैसे हैं हम भी उसी प्रकार के हैं, आपके भाई हैं। हम कभी बार बार बोलते हैं आपको, आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे प्यारे भाई हैं, आप हमारे प्यारे दोस्त हैं। तो इसीलिए दोस्तों चलते हैं। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति मेरे प्यारे दोस्त होती है काल्पनिक होती है। हाँ, दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन ए। चलो इधर देखिए प्यारे दोस्तों, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? प्यारे दोस्तों, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं। ठीक है, एमीटर से क्या होता है? एक से देखिए, एमीटर से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? एमीटर क्या होता है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। और विद्युत धारा को हम लोग एमीटर से मापा जाता है। ये धारा को मापा जाता है, धारा को मापता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये धारा को मापता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो ये वोल्ट को मापता है, उसमें भी बहुत कम मात्रा में जो वोल्ट होता है उसको मापता है। मोटर क्या करता है दोस्तों? ये मोटर क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है। लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध होता है मेरे प्यारे दोस्तों। जब लघुपतन होता है तो इसमें विद्युत का परिपथ का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है। हीलियम नहीं प्यारे दोस्तों, यूरेनियम, क्रोमियम नहीं, यूरेनियम मेरे, सॉरी एल्यूमिनियम, वही थोड़ा सा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यूरेनियम के द्वारा ही हम लोग नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है प्यारे दोस्तों? कोयला, पानी, सूर्य ही ना, सूर्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है प्यारे दोस्तों? पेट्रो नहीं, नाइट्रो नहीं, टर्बो नहीं, हाइड्रो। मेरे प्यारे दोस्तों ये हाइड्रो जो होता है ना, यही जल का रूप होता है एक प्रकार से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, काव्य निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो अगर हम बात करें ना दोस्तों, इसमें से NaCl विलयन एवं कॉपर धातु ये नहीं होगा। FeSO4 विलयन का सिल्वर धातु के साथ ये भी नहीं होगा। MgCl2 विलयन को कॉपर धातु के साथ ये भी नहीं होगा। हाँ, AgNO3 विलयन को कॉपर धातु के साथ ये रिएक्शन करके देखना होगा, समझना होगा। रिएक्शन से ही समझ सकते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे यहाँ से, सॉरी आगे बताते हैं। देखिए 29 नंबर, साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब साग सब्जी होते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो उसमें क्या होता है? उष्मा निकलता है। तो उष्मा निकलना यानी कि उष्मा छेपी कहा जाएगा। और जिसमें उष्मा आएगा वो उष्मा शोषी हो जाएगा। आप सभी को पूछा जाता है शोषण, शोषण कौन सा अभिक्रिया है? तो शोषण भी एक उष्मा छेपी अभिक्रिया है। क्योंकि शोषण छोड़ने के टाइम आप सब देख सकते हैं ना, जो बहुत ज्यादा उष्मा निकलता है, तो इसलिए ये उष्मा छेपी हो जाएगा।
चलिए देखिए, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? अगर ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है प्यारे दोस्तों, इसमें कहा गया है ऑक्सीकरण क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन का क्या होता है दोस्तों? त्याग होता है। और अवकरण क्या होता है प्यारे दोस्तों? इस देखिए तो कहीं कैमरा पे इस आराम से हटा के छोड़िए ना। छोड़ दीजिए इधर रखिए। कौन सी ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? देखिए होता क्या है ना दोस्तों, कभी कभी हम लोग तो अभी रूम में अपने गांव से वीडियो बनाते हैं तो बहुत ज्यादा इधर कुछ मक्खियां होती है। अब वो क्या करता है, वही मच्छर या मक्खियां, वो क्या करता है, इतना ज्यादा शैतानी करता है। अब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, सोचिए वो जाके आपके कैमरे वाले जिससे आप लोगों का वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसके जाके मुंह पे बैठ जाएगा। तो वो दिखेगा नहीं। एक बार हुआ था, जो हम वीडियो बना रहे थे, बच्चे लोग कमेंट कर रहा था सर कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब पता चला बाद में जब हम देखे तो वहाँ पे मक्खी बैठी हुई थी। हम भी परेशान हो गए, भाई ऐसा क्या हो गया बच्चे लोगों को जो कहीं जो इसे मोबाइल से ही वीडियो बनाते हैं। अभी हम लोगों में आप लोग तो सपोर्ट करते नहीं है अपने गुरुजी को, फालतू का वीडियो देख के समय पास करेंगे, दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो जल्दी से आप लोग सपोर्ट कर दीजिए प्यारे दोस्तों, फिर आप लोग के गुरुजी का भी जल्दी जल्दी से विकास होगा, क्योंकि हम डिजिटल बोर्ड तो ले चुके हैं लेकिन एक कैमरे की आवश्यकता है और वो उतना कॉस्टली भी आता है, फिलहाल अभी उतना बजट है नहीं, इसीलिए वजह से। तो कोई बात नहीं, आप लोग प्यार जितना प्यार देते हैं आपको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं आप लोग को मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है कहा गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर देखिए, दहन ये है दोस्तों, भोजन का पचना ये भी है, श्वसन ये भी है, तो अवक्षेपण जो है ना ये ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। चलते हैं यहाँ से। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, और एक चीनी होता है ये भी पूछा जाता है, C12H22O11 होता है। और एक होता है फिटकरी, फिटकरी का पता है? फिटकरी का, फिटकरी जिसे फिटकरी, इसका भी होता है K2SO4 का होल 3 इंटू 24H2। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है प्यारे दोस्तों, कमेंट कीजिएगा। यही होता है कि कुछ दूसरा होता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यही होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2। ये फिटकरी का होता है, ये बार बार पूछा जाता है इसलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब सल्फ्यूरिक अम्ल का आप सभी जानते होंगे H2SO4 होता है। चलते इधर देखिए, निम्नलिखित में से कौन रैखिक समीकरण संतुलित नहीं है? अब कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है उसके देखिए। देखिए प्यारे दोस्तों बहुत ही आसान से समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन कितना है दोस्तों, गुना कर दीजिए, 2 दूना 4। सिंपल में समझाते हैं, ऐसे परमाणु अणु करके समझाएंगे ना आपका दिमाग से बाहर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना हाइड्रोजन का है, 4। तो और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन कितना है, 2। तो चलिए यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, इसको 2 से गुना करेंगे 4, और ऑक्सीजन को 2 से गुना कर 2 भी हो गया, तो ये तो संतुलित है। संतुलित नहीं है। अब यहाँ से देखिए 2 KCl है, यहाँ पे भी 2 KCl है। उसके बाद अगर ऑक्सीजन का बात करेंगे तो 3 दूना 6, यहाँ पे भी 3 दूना 6, तो ये भी संतुलित है। अगर हम उसके बाद इसका देखिए H2 कितना है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, Cl 2 है, यहाँ पे Cl को 2 से पीछे गुना है, तो ये तीनों मेरे प्यारे दोस्तों संतुलित है। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो यही ऑप्शन नंबर हो जाएगा। आप यहाँ पे मिला लीजिए, देखिए P भी एक बार है तो यहाँ पे भी एक बार है। ऑक्सीजन मेरे प्यारे दोस्तों कितना बार है, 3 दूना 6 बार है ना। लेकिन यहाँ पे एक बार, 2 बार कितना, 4 1 5 ही बार हुआ ना, तो इसीलिए। और वैसे भी N का भी देख सकते हैं, NO3 का बात कर लीजिए, या वैसे भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मात्रा क्या होगा? 4। देखिए दोस्तों, एसिड क्या करता है, एसिड एसिड AbR, अम्ल जो है ना दोस्तों, एसिड जो है ना वो क्या करता है, ब्लू टू रेड करता है, ब्लू टू रेड करता है। और अम्ल का जो पीएच मान होता है ना प्यारे दोस्तों, अम्ल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। और अगर हम बात करें दोस्तों क्षार का, बेस, ये क्या करता है, BRB, इसे हम आप याद रख सकते हैं, BRB। ये क्या करता है, बेस क्या करता है प्यारे दोस्तों, इससे बेस हो जाएगा क्षार, रेड टू ब्लू करता है, रेड टू ब्लू करता है, रेड टू ब्लू। और बेस का जो क्षार होता है वो पीएच मतलब 7 से
अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो लाल लिटमस ब्लू टू रेड यानी कि लाल लिटमस पत्र को नीला करता है तो ये क्षार होगा, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो 7 से अधिक यहाँ पे ये 7 हो गया तो उदासीन हो गया प्यारे दोस्तों। इसलिए ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं जो 7 मारेगा, 7 उदासीन होता है, 7 से कम अम्ल होता है और 7 से अधिक क्षार हो जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यशद पुष्प क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, यशद पुष्प क्या है जल्दी से बताइए एक बार कमेंट करके। ZnSO4 है या ZnO है या ZnCl2 है या ZnS। देखिए ZnSO4 का मतलब हो गया ये जिंक सल्फेट, ये क्या हो गया जिंक सल्फेट, ये हो गया जिंक ऑक्साइड, और ये जिंक क्लोराइड हो गया या क्लोरीन होगा, जिंक क्लोरीन हो गया ना, हाँ जो भी हो देख लीजिएगा। और ये ZnS है। तो बताइए प्यारे दोस्तों क्या होगा इसका, क्या माने थे आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों? इसका अगर आप लोग बनाइएगा ना यशद पुष्प क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी दिस विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ZnO। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए प्यारे दोस्तों, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? मेरे प्यारे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ सॉरी डी हो जाएगा। कहा गया मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में मेरे पास ऑक्जेलिक अम्ल, इथेनोइक अम्ल। तो साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू में। अच्छे से बताइएगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेकिन मधुमक्खी के डंक में प्यारे दोस्तों मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल का कमेंट कीजिएगा आप सभी किस में पाया जाता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, चलिए यहाँ से देखिए प्यारे दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछा गया है रासायनिक सूत्र। तो यहाँ से अगर बात करें CaSO4 × 5H2O, नहीं CaSO4 × 2H2O, ये भी नहीं होगा, CaSO4 × 1/2H2O, ये हो जाएगा हाफ H2O। और अगर हम जिप्सम का कहेंगे ना प्यारे दोस्तों, तो जिप्सम का अंदाज ये होता है CaSO4 × 2H2O, यही होता है ना जिप्सम का, आपको याद भी नहीं है? एक बार बताइएगा कमेंट करके प्यारे दोस्तों, जिप्सम का क्या यही होता है CaSO4 × 2H2O, फिर बताएंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, उदासीन बनाते हैं दोस्तों, उदासीन को लवण भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल तथा लवण बनाते हैं वही हुआ। चलते हैं दोस्तों, और बहुत ही अच्छे तरीके से आशा करता हूँ सारे प्यारे मित्र हमारे सारे क्वेश्चनों को समझ रहे होंगे और अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। जल्दी से एक बार सारे प्यारे दोस्त एक बार कमेंट कीजिए जो कि आप सभी अच्छे तरीके से सीख पा रहे हैं ऐसे क्वेश्चनों को करने के बारे में ना। कहीं से कोई दिक्कत समस्या तो नहीं ना आ रही है प्यारे दोस्तों, और मुझे नहीं लगता है जो आप सभी को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत आता होगा। कहा गया निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक हो है? किसमें होगा बताइए जल्दी से। अगर हम बात करें सिलिकॉन है, फास्फोरस है, एल्युमिनियम है, सोडियम है, तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालिएगा ना संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या या कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो मेरे पास तो फास्फोरस, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और ये आप सभी को निकालना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। और इसके लिए आपको क्लास 9th में अगर केमिस्ट्री पढ़े होंगे प्यारे दोस्तों, तो उसमें ये डिटेल में दिया गया है, तो तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ से देखिए, क्यूप्राइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? जिंक का नहीं होगा, ये एल्युमिनियम का नहीं होगा प्यारे दोस्तों, Hg का नहीं होगा, ये Cu यानी कि कॉपर का मेरे प्यारे दोस्तों क्यूप्राइड क्या है? ये इसका अयस्क है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से जो मैंने अभी आप लोगों को 40 क्वेश्चन करवाए ना साइंस का दोस्तों, ये मॉडल सेट का समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हुआ होगा, बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ गए होंगे। तो एक बार कमेंट कीजिए सारे प्यारे भाई जो कि आप लोगों को समझ में आ गया, और क्या आप सभी को इसी तरह के वीडियो चाहिए, साइंस के ऊपर वीडियो चाहिए या कौन से सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए प्यारे दोस्तों, ठीक है। इसका सी हो गया, उसका सी, उसका भी सी हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी कमेंट कीजिएगा, और किस किस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आता है, क्या दिक्कत आ रही है, ये कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए उस पे वीडियो लेके आऊँगा और आपको सिखाने समझाने का प्रयास करूँगा। चल तो चलते हैं, आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 80 तक कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो कैसा रहा सेशन एक बार जरूर भी बताइएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिनसे उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सके, और इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो अब लास्ट टाइम बचा है आप लोग का, तो मन लगा कर तैयारी कीजिए, अपने परिवार के साथ रहिए और मस्ती से प्यारा पढ़ाई कीजिए दोस्तों, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, जो कैसे होगा नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा, बस आप लोग टेंशन मत लीजिए और अपने मन से पढ़िए, और गुरु जी को मेरे प्यारे दोस्तों जो भी वीडियो आता है हम आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं वो सारे वीडियो को देखते जाइए, अच्छे से तैयारी हो जाए।
चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, हम लोग आपसे मिलेंगे दोस्तों। तो आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं। धन्यवाद।